जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली जनरल एंट्री। हाँ, जनरल एंट्री है टफ, लेकिन तभी टफ है जब आपने पढ़ा नहीं होगा सही से। भाई बच्चा एक बात बताओ, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ जनरल एंट्रीज, लगभग 20 जनरल एंट्रीज में बताने जा रहा हूँ, 18 to 20 जनरल एंट्रीज, जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर का जनरल एंट्रीज कवर हो जाएगा और पूरी की पूरी बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, जिससे आपको जो भी जैसा भी जनरल एंट्री आ जाएगा आप कर लोगे। और बोर्ड एग्जाम में जनरल एंट्री आएगा ही आएगा, या तो रियलाइजेशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट वाली जनरल एंट्री, या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रेम्यूनरेशन वाली जनरल एंट्री, या नो एंट्री वाली जनरल एंट्री। अब ये क्या क्या मैं बता रहा हूँ, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसी सब चीज़ को। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाले। रियलाइजेशन अकाउंट वाले जनरल एंट्री तो मैंने बता ही रखा था, जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसी टाइम उसकी जनरल एंट्रीज मैंने बता रखी थी, तो उसकी जनरल एंट्रीज की बात आज मैं नहीं करने वाला। फिलहाल उस जनरल एंट्रीज के लिए आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, प्रीवियस वाला, जिसमें मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, सेकंड पार्ट वाला। क्लियर। तो आज हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करने जा रहे हैं। उसके पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। देखो बच्चा, एक तो होता है बियर, एक होता है बोन। ठीक है, एक तो होता है बियर, एक होता है बोन। ठीक, बियर या बोन या पेड, आपको ये दोनों में से आइडेंटिफाई करना है। बियर और बोन दोनों सेम चीज़, यानी जिम्मेदारी किसकी है और पे किसने किया। आपको क्वेश्चन में यही देखना है, जिम्मेदारी किसकी है और पे किसने किया। ठीक है, मान लो जिम्मेदारी फर्म की है, जिम्मेदारी फर्म की है, तो फर्म का खर्चा है ना। जब भी फर्म का खर्चा होगा तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और फर्म अगर पे कर रहा है तो फर्म से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। ये कैसे हुआ सर? अब देखो, चैप्टर के एंड में आ गए जहां डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, फर्म को हम बंद कर रहे हैं परमानेंटली। तो जो भी खर्चा, जो भी पैसा का भुगतान, जो भी पैसा आ रहा है, कैश रियलाइज हो रहा है, एसेट बेच की जो भी चीज़ हो रहा है, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट पे ही होगा बच्चा। किस पे होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय मैंने एक डेबिट साइड में लिखा था टू कैश, ब्रैकेट में लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर आपको याद होगा तो। ठीक, वही रियलाइजेशन है। एक बात बताओ, फर्म की जिम्मेदारी है तो फर्म का खर्चा है, और फर्म का खर्चा है, फर्म का एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। क्लियर। फर्म के पास से कैश जा रहा है, एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है, किस साइड? क्रेडिट साइड। वैसे भी हम लोग रिलेशन को नॉमिनल नेचर का बता रखे थे। नॉमिनल मतलब डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में सारा प्रॉफिट एंड गेन। तो ये बताओ, अगर खर्चा फर्म का है तो फर्म की खर्चा है तो फर्म किस साइड लिखेगा उसको बच्चा? डेबिट साइड में। किस साइड लिखेगा? डेबिट साइड में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीधे एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं आपको। पहला दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। रियलाइजेशन करने में, यानी फर्म को डिसोल्यूशन प्रोसेस में लाने में, एसेट्स को बेचने में, ठीक, बेच के पैसा लाने में, लायबिलिटी को पे ऑफ करने में खर्चा लग गया। कितने का? 10,000 का। यहाँ पे बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है, इसकी बात, इसकी जिक्र नहीं हुई है। जब भी जिक्र नहीं होगी तो समझ जाना ये बियर भी फॉर्म कर रहा है एंड पे भी फॉर्म कर रहा है। तो फॉर्म पे कर रहा है, फॉर्म बियर कर रहा है, तो याद रखना फॉर्म बियर कर रहा है, फॉर्म का खर्चा। तो जब भी फॉर्म बियर करेगा ना, तो हमेशा याद रखना, तो उठाना रियलाइजेशन अकाउंट को और लिख देना डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और फॉर्म पे करा तो फॉर्म से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, 10,000। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म। अब जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की। फर्म की जिम्मेदारी साफ साफ, जब जब फर्म की जिम्मेदारी दिखेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। कितने से? मान लो 10,000 से। उसके बाद पेड बाय फर्म। पे किसने किया? पे भी फर्म ने ही किया, तो फर्म से पैसा जा रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट, 10,000 कैश या बैंक। ठीक, बात समझ में आ गई? दोनों एंट्री सेम है। यहाँ नहीं बताया गया बियर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, तो इसका मतलब बियर ही फर्म कर रहा है, पे भी फर्म कर रहा है। बियर फर्म कर रहा है मतलब फर्म की जिम्मेदारी है, फर्म की जिम्मेदारी है मतलब खर्चा, खर्चा मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
आपने नॉमिनल का नेचर तो पढ़ा ही होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, जितने एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। और बैंक यानी ये बैंक आ जाता है आपका एसेट में आ जाता है, या आप पुराने वाले अप्रोच में देख लो गोल्डन रूल्स वाले में, तो ये तुम्हारा रियल नेचर का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है पैसा जा रहा है, जा रहा है तो किस साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर। अब चलो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म, कौन बियर कर रहा है, फर्म बियर कर रहा है। भैया फर्म बियर कर रहा है तो उठाओ और लिख दो सीधे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 2 पेड बाय पार्टनर ए, जिम्मेदारी फर्म की थी लेकिन पे किसने कर दिया, ए ने, फर्म के बिहाफ में ए ने कर दिया, तो ए फर्म के लिए लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ। अब फर्म पैसा किसको देगा, ए को देगा, ए के कैपिटल अकाउंट में देगा, ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट। 10,000 का था मान लो, 10,000 कैपिटल अकाउंट का रूल यही है ना, इनक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। यहाँ पे फर्म पैसा देता तो टू बैंक होता है इसके तरह, लेकिन फर्म की जगह कौन दे दिया, ए दे दिया। अब फर्म क्या करेगा, फर्म पार्टनर ए का जो कैपिटल अकाउंट है उसको इंक्रीज कर देगा क्रेडिट साइड में। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गया, यानी क्लियर। अब आ जाओ इसमें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर, जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर ए की, जिम्मेदारी थी पार्टनर ए की। पे किसने किया, फर्म ने, पे कर दिया फर्म ने, तो फर्म ने पे किया था यानी फर्म के पास से गया क्या, कैश, तो चलो कैश चला गया टू कैश अकाउंट। किसके बदले इसने पे किया, ए के बदले, पे तो ए को करना, जिम्मेदारी ए की थी तो पे भी ए को ही करना था। अब फर्म क्या करेगा, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए के खाते से पैसा काट लेगा जितना फर्म ने पैसा दिया है, ए के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा डेबिट साइड। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब आ जाओ नीचे पांचों में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर ए, जिम्मेदारी पार्टनर ए की, पेड बाय पार्टनर ए, जिसकी जिम्मेदारी है, ए की जिम्मेदारी थी और पे भी ए ने ही किया, पार्टनर की जिम्मेदारी पार्टनर ने ही पे किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट का कोई रोल है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो इस केस में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा तो वहाँ कोई भी जनरल एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि उसका फर्म का कोई रोल नहीं है। और हालांकि आपको ये जगह खाली छोड़ के नहीं आना है, आपको नो एंट्री लिखना पड़ेगा, नो एंट्री लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। बात समझा, कोई एंट्री नहीं बनने वाला, नो एंट्री आपको लिख के आना पड़ेगा। कब, जब पार्टनर की जिम्मेदारी है और पे भी पार्टनर बियर कर रहा है और पे भी कौन कर रहा है, पार्टनर, तब उस केस में कोई एंट्री नहीं बनेगा। ये बेसिक कंसेप्ट था, समझ में आ गया। चलिए अब रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करते हैं और कुछ डिटेल में। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹10,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना बता दिया, 10,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों सेम है बच्चा। पेड बाय फर्म, किसने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया, ठीक है, 10,000 है। 8,000 वेट इज बोन बाय दी फर्म, 8,000 कौन बोन करेगा, फर्म, एंड द बैलेंस बाय अनिल, तो 2,000 कौन बोन करेगा, अनिल, ठीक। अब यहाँ देखो अनिल कौन है, पार्टनर, द एक्सपेंस, ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है, ये लाइन गलती से आ गया, मिसप्रिंट हो गया, ठीक, इसको हटा दो, आपको इस लाइन को हटा दीजिए, ठीक है, यहीं तक। अब समझिए 10 को बांट दो 8 और 2 में, ठीक, 8 और 2 में बांटा क्यों आपने, क्योंकि 8,000 कौन बियर कर रहा था, फर्म, और ये 2,000 कौन बियर कर रहा था, पार्टनर अनिल। और पेमेंट किया किसने, पेड बाय द फर्म, एक्चुअली पेड कौन किया, फर्म ने, पे कौन किया, फर्म ने। अब कहानी समझ में आया कि नहीं आया, बियर बाय फर्म, पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बियर बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो फर्म से जा रहा है ना, कैश तो फर्म से जा रहा है, क्योंकि पार्टनर ने, फर्म ने पे किया है, तो पूरा का पूरा पैसा किसने दिया, फर्म ने दिया, कितना दिया, 10,000। जबकि जिम्मेदारी किसने थी, फर्म की, फर्म की जिम्मेदारी बस 8,000 की थी, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने की जिम्मेदारी फर्म की थी, 8,000 की, और 2,000 की किसकी थी, अनिल की। अनिल का पैसा भी पार्टनर, अनिल का जो पार्टनर है उसका पैसा भी किसने दे दिया, फर्म ने दे दिया।
तो फर्म ने जब पैसा दे दिया पार्टनर के बिहाफ में, अब फर्म क्या करेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 2000। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? फर्म की जिम्मेदारी थी 8000, फर्म ने लेकिन पे कितना किया 10000, ठीक। और अनिल की जिम्मेदारी कितनी थी 2000, अनिल ने पे नहीं किया, फर्म ने पे किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अनिल के खाते से तो पैसा काटा जाएगा, तो अनिल के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर दिया गया, सिंपल। अब आ जाओ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है, यहाँ पे भी 10000 वर पेड बाय पार्टनर। अनिल पे किसने किया, पार्टनर ने। 6000 वर टू बी, 6000 वर टू बी बोन बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अनिल, यानी 6000 और 4000। ये बोन कौन कर रहा है, यानी बियर कौन कर रहा है, 6000 बियर कर रहा है कौन, फर्म, और 4000 बियर कौन कर रहा है, अनिल जो पार्टनर है। पेड कौन किया, पेड बाय पार्टनर अनिल, पेड बोथ पेड बाय पार्टनर अनिल, अनिल ने पे किया, यहाँ पे भी अनिल ने पे किया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे बियर बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, मतलब इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, होगी नहीं होगी, बताया था ना। बियर बाय पार्टनर है, पेड बाय पार्टनर, इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। सेम केस तो यहाँ पे भी आ गया, 4000 अनिल बियर करा था और 4000 अनिल ने ही पे किया, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। हाँ, लेकिन यहाँ बियर कौन करा था, फर्म, फर्म बियर करा, तो एंट्री क्या बनना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना 6000, बस 4000 का तो एंट्री बनेगा नहीं। लेकिन पे किसने कर दिया, अनिल ने, अनिल ने पे कर दिया, फर्म को पे करना था, जिम्मेदारी जिसकी है वही पे करेगा, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी थी, फर्म की जिम्मेदारी थी, पे किसने कर दिया, अनिल ने, तो अनिल ने पे किया, तो टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म की जिम्मेदारी थी, जिसकी जिम्मेदारी होगी पेमेंट भी वही करेगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी पेमेंट भी वही करेगा, लेकिन फर्म की जिम्मेदारी थी, फर्म ने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किसने किया, पार्टनर ने, तो जब पार्टनर ने पे किया है तो फर्म अब पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आ जाओ, अब आ जाओ रेम्यूनरेशन में, यानी सैलरी, कमीशन, मतलब जो काम कर रहा है डिसोल्यूशन वाला कोई भी पार्टनर, उसको कुछ सैलरी दे दिया जाएगा, भैया तुम ये काम करो, तुमको इसके बदले हम कुछ पगार दे देंगे, 10,000, 12,000, 15,000 का। अब उसका ट्रीटमेंट कई अलग अलग केसेस से, ध्यान से देखिएगा। सुधीर एक पार्टनर है, वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ कितना, 10,000, फर्म उसको रेम्यूनरेशन दे रही 10,000, तो फर्म का खर्चा कितना हो गया, 10,000, साफ साफ दिख रहा है। फर्म बोल रहा है कि सुधीर तुमको मैं ये रेम्यूनरेशन दे रहा हूँ 10,000, तो फर्म का कितना खर्चा, 10,000, और फर्म वो जो सैलरी उसको देगा, यानी रेम्यूनरेशन जो देगा पार्टनर को, कहाँ से देगा, रियलाइजेशन अकाउंट से ही देगा, ठीक। टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी करने के लिए उसको सैलरी दिया जा रहा है। ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, मतलब ही मतलब कौन, सुधीर, सुधीर बियर करेगा पूरा, जितना खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा, सुधीर। बात यह है कि फर्म ने 10,000 दे दिया और बोला कि जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, अब 10 में से तुम 2 खर्चा करो या 12 खर्चा करो, उससे मतलब हमको नहीं है, तुम 2 खर्चा कर रहे हो, 10 में से अगर मैं तुमको 10,000 सैलरी दे रहा हूँ और जिम्मेदारी तुमको दे दिया, किसको, पार्टनर को दे दिया, अब इसमें से अगर तुम 2,000 खर्चा कर रहे हो, 8,000 अपने घर लेके चले जाओ, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर तुमने 10,000 में से 12,000 खर्चा कर दिया तो 2,000 तुम लेकर आओ, हमको मतलब नहीं है। बात समझा, मैंने तुमको 10 दे दिया, अब तुम उसमें बचा लो या तुम लगा लो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये वाले चीज़ में जब भी पार्टनर को बोल दिया जाए कि तुम बियर करोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बात समझा। अमाउंटेड टू 16,000 वेर पेड बाय द फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ कितना, 16,000, अब पे किसने किया, फर्म ने किया। अब बात समझो क्या बोल दिया, पहली बात तो फर्म का खर्चा कितना, फर्म कितना बोल रहा मैं दूंगा, फर्म बोल रहा 10,000 दूंगा, फर्म कह रहा है मैं 10,000 दूंगा, तो फर्म का खर्चा कितना है, 10,000, इसके ऊपर जो भी खर्चा तुम लगाओगे, लेकिन खर्चा हुआ कितने का, 16,000 का, और पे किसने किया, फर्म ने किया, यानी पार्टनर का जगह किसने पे कर दिया, फर्म ने, तो फर्म से तो पैसा गया, कितना गया, 16,000। बात समझ में आया? अभी हम समझाए थे 10 भले दिए तुम, 12 भले तुम खर्चा कर लो, तो 2 तुमको देना पड़ेगा, किसको, पार्टनर को। तो यहाँ पे 6,000 जो एक्स्ट्रा जा रहा है कौन पे करेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा 6,000 से। क्लियर है, बात समझ में आया?
अब चलो नेक्स्ट वाले में, और अब और जल्दी समझ में आ जाएगा। रवि एक पार्टनर है जिसको रेम्युनरेशन दिया जा रहा है कितना, 15,000। 15,000 का रेम्युनरेशन दिया जा रहा है। अब 15 में से तुम 5 खर्चा करो, 10 खर्चा करो, 20 खर्चा करो, कम करो, बाकी तुम घर लेके जाओ, ज़्यादा करो तुम लेके आओ। किसके लिए दिया 15,000? डिसोल्यूशन ऑफ वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, पूरा एक्सपेंसेस यही बियर करेगा। विच अमाउंट टू 5,000 वेर पेड बाय द फर्म, और खर्चा हुआ कितना, 5,000। फर्म क्या बोल रहा है कि मैं तुमको कितना दूंगा, 15,000। तो 15,000 फर्म बोल रहा है मैं तुमको दूंगा, तो फर्म के लिए तो खर्चा हो गया कितना, 15,000। या तो कोई दिक्कत, लेकिन फर्म ने पे कितना किया, 5,000 टू बैंक, ठीक, 5,000। बचा हुआ 10,000 फर्म क्या करेगा, पार्टनर को दे देगा। किसको, रवि को। रवि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आया? फिर से सुन लो, रवि पार्टनर था, उसको 15,000 दे दिया। 15,000 दे के बोला कि भाई पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको ही पे करना पड़ेगा 15,000। जो भी डिसोल्यूशन खर्चा आएगा तुमको ही पे करना है। 15 से ज़्यादा जाएगा तुम अपने घर से लाओ, 15 से कम होगा तुम अपने घर लेके जाओ। ये बात क्लियर कर दिया उसने। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन खर्चा एक्चुअली हुआ कितना डिसोल्यूशन है, 5,000 का। पे किसने कर दिया, फर्म ने। तो 15,000 में से 15,000 तो फर्म ने बोला था कि मैं दूंगा, तो 15,000 तो खर्चा ही फर्म का। 15 में से 5 वो खर्चा पे कर दिया, बचा कितना, 10। 10 किसको दे देगा, रवि को दे देगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट में, आ जाओ। अनिल ए पार्टनर इज टू पेड रेमिशन ऑफ 20,000। अब कितना बोला कि मैं तुमको कितना दूंगा, 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। किस वर्क के लिए, डिसोल्यूशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹7,500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना आ गया, 7,500। वर पेड बाय द फर्म, पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। अब इस एंट्री में और पिछले वाले एंट्री में क्या डिफरेंस है। पिछले वाले एंट्री में यह बोला था कि पार्टनर जो तुम पैसा तुमको दिया जा रहा है, तुम ही खर्चा को बियर करोगे, तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। लेकिन इस वाले में पार्टनर की जिम्मेदारी कहीं बताया नहीं, बताया। बस ये बोला कि अनिल मैं तुमको कितना दूंगा, 20,000। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ कितना, 7,500। वेर पेड बाय फर्म, कौन पे किया, फर्म ने। बियर बताया, बियर कौन करेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में तो बियर बता दिया था, दोनों में बताया बियर बाय पार्टनर, बियर बाय पार्टनर। तो जिम्मेदारी पार्टनर की थी। यहाँ पे बियर बाय बताया नहीं है, कौन बियर करेगा नहीं बताया। जब बियर नहीं बताया जाएगा, जिम्मेदारी किसकी पेमेंट करने की ये नहीं बताया जाएगा, तो कौन करेगा बच्चा, फर्म करेगा। मैंने पहले ही बता दिया था। अब बियर कौन करेगा, यहाँ पे फर्म करेगा, क्योंकि पार्टनर को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, पार्टनर को जिम्मेदारी नहीं गई है। तो अब बताओ फर्म का एक्चुअल में खर्चा हुआ कितना, तुम बताओ एक मिनट। मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप सोचिए कितना फर्म का खर्चा हुआ। एक तो 20,000 देने की बात किया है एज ए सैलरी, और दूसरा क्या बोला है कि 7,500 रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ, जो कि फर्म ने ही पे किया। अब बताओ क्या है, फर्म ने कितना खर्चा किया, फर्म पार्टनर को कितना दे रहा है, 20,000 और 7,500 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, यानी कुल पैसा फर्म कितना दे रहा है, 27,500। यानी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500। पार्टनर को देने की कितनी बात हुई है, 20,000। तो अनिल को दे दो 20,000। अब बाकी 7,500 उसने क्या किया, पैसा दिया 7,500। बात समझ में आया? उस वाले में इस वाले में फ़र्क आ गया। उस वाले में बोला था बियर बाय पार्टनर, पार्टनर की जिम्मेदारी थी। इसमें बियर बाय नहीं बताया था, किसकी जिम्मेदारी है, फर्म की जिम्मेदारी है। यानी जो खर्चा है वो भी फर्म देगा, और जो पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है वो भी फर्म देगा। दोनों मिला के दोनों खर्चा, क्लियर। अब आ जाओ सुनील पार्टनर, इसको 25,000 का रेम्युनरेशन दिया जाता फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹9,000 वेर पेड बाय हिम। हिम मतलब कौन, हिम मतलब पेड कौन किया है, यहाँ पेड सुनील किया है, पेड बाय हिम। ध्यान से लिखिएगा, बियर बताया क्या यहाँ पे, कहीं पे बताया कि बियर बाय कौन, बियर बाय नहीं बताया, मतलब बियर बाय कौन, बियर बाय फर्म। और पे किसने कर दिया, पे कर दिया खर्चा किसने, सुनील ने। अब फर्म ने बोला था कि मैं तुमको 25,000 दूंगा, कितना दूंगा, 25,000, और 9,000 का खर्चा आ गया, यानी कुल खर्चा कितने का हो गया, 34,000 का। कुल खर्चा कितने का हो गया, 34,000 का। अब बात समझ में आया, 25,000 तो देना ही है, 9,000 खर्चा आ ही गया, क्लियर। और कुल खर्चा कितना हो गया, 34,000 का। अब ये 34,000 पार्टनर फर्म क्या करेगा, फर्म उठाएगा और किसको दे देगा, सुनील को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील,
सुनील को हमको देना ही था पैसा, सुनील को 25 देना ही था, और 9,000 जो खर्चा हुआ था वो फॉर्म को देना था, लेकिन फॉर्म की जगह किसने पे कर दिया? सुनील ने। तो सुनील को 25 देना ही था, सुनील फॉर्म के बिहाफ में 9,000 पे कर ही दिया, तो अब कुल पैसा हम सुनील को कितना देंगे? 34,000। पैसा देंगे नहीं, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर देंगे, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पैसा उसको नहीं दिया जाएगा, कैश नहीं दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा कि चलो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट 34,000 से बढ़ गया। बात समझ में आया? जानकी एक पार्टनर है, एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, वो एग्री कर लिया डिसोल्यूशन वर्क करने के लिए फॉर ए कमीशन ऑफ 5,000। कमीशन कितना? 5,000। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जानकी ने बियर भी कर लिया, जिम्मेदारी भी ले ली कि चलो भैया तुम 5,000 दे रहे हो, मेरी जिम्मेदारी मैं पे करूंगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,500, और कितना हो गया? 5,500। बियर बाई भी जानकी था, कितना? 5,000, और खर्चा कितना हो? 5,500। वर्क पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी, पे किसने कर दिया? मोहन ने। 5,000 देने की बात किसने की थी? फॉर्म ने। तो फॉर्म ने जब बोल दिया कि मैं 5,000 दूंगा, तो फॉर्म का खर्चा कितना हो गया? फॉर्म तो अपना पल्लू झाड़ लिया 5,000 दे के, ठीक। लेकिन बदले पेमेंट किसने किया? मोहन ने। तो मोहन को तो करना नहीं था, करना किसको था? जानकी को। पेमेंट जानकी को करना था, लेकिन जानकी की जगह किसने पे कर दिया? मोहन ने। तो मोहन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मोहन ने पेमेंट कितना किया? 5,500। अब जिम्मेदारी जब जानकी ले ली कि मैं ही पूरा खर्चा पेमेंट करूंगी, अब 5,000 मिला, 5,500 का खर्चा हुआ, तो एक्स्ट्रा 500 का पैसा देगा कौन? जानकी। यानी जानकी के कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। कितने से? 500 से। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ स्पेशल केस है जिसमें नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बना, पहले लिख दिया है। अब देख लो क्यों। विजय एक पार्टनर है, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000। कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया इसने? 10,000। एंड दिस वर्ड टू बी बोर्न बाय हिम, पे भी वही कर रहा है, बोर्न भी उसी करना है, किसी को? पार्टनर को। जिम्मेदारी भी पार्टनर की थी, पे भी पार्टनर ने किया, तो इस केस में रियलाइजेशन का कोई काम नहीं, फर्म का कोई रोल प्ले नहीं होगा, यानी नो एंट्री। क्लियर? आ जाओ 14 में। ए पार्टनर कविता एक पार्टनर है, एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ ₹9,000। वो बोल दी ठीक है, कमीशन पे हम 9,000 का कमीशन है, पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस को मैं देखूंगी। सी ऑल्सो एग्री टू बियर एक्सपेंसेस, वो जिम्मेदारी भी ले ली कि मैं ही पे करूंगी, 9,000 के ऊपर जाएगा तो मैं दूंगी, ठीक है, बचेगा तो मैं घर लेके जाऊंगी। कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 9,000, कविता ने कितना का फर्नीचर ले लिया? 9,000 का, फॉर हर कमीशन। यानी फर्म के लिए ये खर्चा जो है कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, और फर्म ने इस लायबिलिटी को सेटल किससे किया? अपना एसेट्स देकर। फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्नीचर को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। मतलब आपको पता ही है कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करता है, पहला काम। उसके बाद लायबिलिटीज़ पे करते हैं, एसेट्स को लायबिलिटीज़ पे करते हैं और एसेट्स को रियलाइज करते हैं, ये चीज़ तो आपको पता ही है। अब देखो कहानी यहाँ क्या, कविता ने एग्री किया कि मैं डिसोल्यूशन प्रोसेस को मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी, मैं ये काम कर लूँगी। क्लियर? कमीशन कितना बोला गया था? कविता बोली कि मैं 9,000 कमीशन लूँगी, और ये भी बोल दी कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी मेरा, यानी पार्टनर की जिम्मेदारी होगी। कविता ने उस जिम्मेदारी की वजह से क्या लिया? कैश नहीं लिया, फर्नीचर ले लिया। क्या ले लिया? फर्नीचर। कितने का? 9,000 का, फॉर कमीशन। तो याद रखिएगा, पिछले वाले चैप्टर में बताया, पिछले वाले वीडियो में बताया था जहाँ रिलेशन अकाउंट बनाया था, वहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने कि बैंक वालों ने कंप्यूटर लेके अपना लायबिलिटी सेटल डाउन कर लिया। बैंक लोन थी लायबिलिटी, कंप्यूटर था एसेट्स। बैंक वालों ने बोला कि अपना कंप्यूटर दे दो और मेरी लायबिलिटी सेटल हो जाएगी। इसमें कोई एंट्री बना था क्या? वहाँ पे इसमें कोई एंट्री नहीं बना था, बारी सब सेटल डाउन हो गया था। तो जब भी अपना एसेट्स दे के अपनी लायबिलिटी अगर आप कवर अप कर रहे हैं, चुका रहे हैं, तो इस केस में भी कोई एंट्री नहीं बनेगा बच्चा, याद रखिएगा। अपना ऑन एसेट दे के अपनी लायबिलिटी अगर पे ऑफ कर रहे हैं तो इसमें कोई एंट्री नहीं बनेगा। क्लियर? अब आ जाओ, एक डेटर है, डेटर मतलब जिससे मुझे पैसा मिला था, जिसको मैंने उधारी दे रखा था। कौन है? रविंदर। कितने का? 19,000 का। एग्री टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसने एग्री कर लिया कि जो भी डिसोल्यूशन खर्चा मैं पे करूंगा। विच वर 18,000, कितना था? 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। वो अपने उधारी का पूरा का पूरा पैसा डिसोल्यूशन का दे दिया। तो ये बताओ, इसमें भी कोई एंट्री बनेगा क्या? इसमें भी कोई एंट्री नहीं बनेगा। उसने, डेटर का मतलब क्या होता है? एसेट्स
सेम केस आ गया। अब फिर से वो लायबिलिटी ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने जा रहा है, यानी मेरा ही एसेट, डेटर तो एसेट्स ही है ना, एसेट्स ही देख के मैं अपना लायबिलिटी कवर कर रहा हूँ, तो इस केस में भी कोई एंट्री नहीं बनेगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है? चलिए अब आ जाओ लोन। नो लोन फॉर्म टू अ पार्टनर, फॉर्म ने लोन दिया किसको? पार्टनर को। फॉर्म ने लोन दिया किसको? पार्टनर को। फॉर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो फॉर्म को तो उम्मीद है ना पार्टनर पैसा देगा, और फॉर्म अब बंद करने जा रहा है, क्लोज डाउन, डिसोल्यूशन प्रोसेस में आ चुका है, अब फॉर्म परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो फॉर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया था, फॉर्म उस पार्टनर से बोलेगा ना कि भैया अपना लोन चुकता कीजिए, लोन वापस कीजिए। फॉर्म के लिए ये जो लोन है, मान लो ए को दिया, ए इज लोन, फॉर्म के लिए क्या है? ये एसेट्स। फॉर्म के लिए क्या है? एसेट्स। एसेट्स है कि नहीं? एसेट्स है। अब पार्टनर रीपेमेंट कर रहा है लोन का, क्या कर रहा है? रीपेमेंट कर रहा है। तो जब पार्टनर रीपेमेंट कर रहा है, तो फॉर्म की किताब में जो वो एसेट्स था, वो एसेट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? एसेट डिक्रीज होगा तो किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। और फॉर्म रीपेमेंट कर रहा है यानी कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, यानी कैश भी तो एसेट्स है, कैश इंक्रीज हो रहा है यानी किस साइड? डेबिट साइड। कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम से भी हो सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स जो था मेरा, जो पार्टनर को मैंने लोन दिया था वो एसेट्स अब खत्म, इज लोन अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी यहाँ लोन कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है किसको? फर्म को। ठीक है, यानी हम तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देखेंगे। ठीक है, पार्टनर क्या कर रहा है? लोन दे रहा है किसको? फर्म को। यानी फर्म ने लोन लिया है, तो फर्म के लिए ये लोन क्या है? लायबिलिटी। जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बनता है, तो हम जितने थर्ड पार्टी लायबिलिटी सबको पे ऑफ कर देते हैं, बाहर वालों को पे ऑफ कर दिए। फिर सेकेंड स्टेप आता है कि अगर कोई पार्टनर को लोन दिया गया है फर्म, तो पार्टनर से लोन पैसा वापस फर्म मंगा लेती है, और मंगाने के बाद जो अगर फर्म ने कोई लोन लिया है पार्टनर से, फर्म उसका भुगतान करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्म ने लोन लिया किससे? पार्टनर से, तो फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। अब फर्म अगर रिपेमेंट कर रही है, तो पैसा फर्म से जा रहा है, फर्म से पैसा जाता है, तो क्या लिखते हैं हम? टू कैश अकाउंट। ठीक, लायबिलिटी थी, मान लो बी को लोन, बी से लोन लिया था फर्म ने, बी लोन अकाउंट से फर्म ने लोन लिया था किससे? बी वाला पार्टनर से। तो ये बताओ, अब पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी मेरी घटी की बढ़ी? लायबिलिटी घट गई। घट गई तो किस साइड आ जाएगा बच्चा? इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। तो लायबिलिटी घटी तो किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में। क्या है? बी है ना, तो बी इज लोन अकाउंट, डेबिट। बात समझ में आया? इस वाले में फर्म ने लोन दिया था पार्टनर को, तो फर्म के लिए एसेट था। अब जब पार्टनर लोन चुका रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज हो गया, यानी इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कहाँ, लोन अकाउंट कहाँ लिखा हमने? क्रेडिट साइड, क्योंकि एसेट्स खत्म और पैसा आया है, इसलिए डेबिट साइड। इस वाले में केस में क्या है कि फर्म ने ही लोन लिया है, तो फर्म ने लोन लिया तो फर्म की लायबिलिटी। अब फर्म उसको रीपेमेंट कर रही है किसको? पार्टनर को। जब पार्टनर को रीपेमेंट कर रही है, तो लायबिलिटी खत्म हो गई। तो लायबिलिटी खत्म हो गई, तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होता था किस साइड? डेबिट साइड। बी का लोन था, डेबिट साइड, और पैसा फर्म से जा रहा है टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? चलिए, अब कुछ नेसेसरी एंट्रीज है रिगार्डिंग लोन, पार्टनर्स लोन। जो हम पार्टनर को लोन पेमेंट करते हैं, तो उस टाइम ये भी देखना होता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक, क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब उसका कैपिटल अकाउंट में पैसा होगा, और नहीं होगा यानी डेबिट साइड। ठीक, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बोला है मतलब पैसा है उसके खाते में, डेबिट बोला मतलब कैपिटल ऑलरेडी माइनस में। कैपिटल किस में? माइनस में, यानी माइनस में चल रहा है वो ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज़ दिखना हमको। अब देखो पहला चीज़, गिव नेसेसरी गारंटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये 3 अलग अलग केस है। पहला, लोन फ्रॉम मनोज ए पार्टनर 1 लाख, यानी मनोज ने फर्म को लोन दिया था, फर्म के लिए है तो लायबिलिटी, फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। मनोज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000, यानी मनोज जो कैपिटल अकाउंट है वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस कितने? 40,000। जब वो पॉजिटिव है, जब वो पॉजिटिव है, तो फर्म को तो लोन चुकता करना है। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी पैसा है उसके पास, यानी फर्म पार्टनर से कोई पैसा तो लेने वाला है नहीं। यहाँ कोई बात कैपिटल अकाउंट की नहीं होगी,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी पैसा है, कैपिटल अकाउंट है पॉजिटिव में, तो कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब माइनस में होगा तो उसकी बात करते हैं नेक्स्ट वाले में। तो फिलहाल अब इसको मनोज को पेमेंट कर दो। मनोज लायबिलिटी है कि नहीं, तो मनोज लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी खत्म। अगर मनोज को हम पेमेंट कर रहे हैं तो मनोज की लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। अब फॉर्म से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कितना, 1 लाख। क्लियर। अब इसकी बात अब समझ में आएगी आपको क्या मैं बोलना चाह रहा था। लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख, फिर से सेम चीज, यानी मनोज ने फर्म को लोन दे रखा, फर्म के लिए है लायबिलिटी, ठीक। मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 70,000। मनोज का जो कैपिटल अकाउंट है ना वो माइनस में, कितने में, माइनस में, कितने माइनस में, 70,000। अब ध्यान से समझना, फॉर्म कितना पैसा देना मनोज को, फॉर्म को देना कितना, 1 लाख रुपया। किसको देना, मनोज को। मनोज का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी कितने से माइनस है, 70,000 से। तो फॉर्म ये कहेगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट पहले 70,000 माइनस है, तो मैं एक काम करता हूँ 1 लाख में 70,000 तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में डाल देता हूँ, बचा हुआ 30,000 तो अपने घर लेके चले जाओ, तुमको मैं पेमेंट कर देता हूँ। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पहले से कितने में है, माइनस में है कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो अब 1 लाख में 70,000 क्या कर दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में दे दिया जाएगा, बचा हुआ 30,000 उसको कैश पकड़ा दिया जाएगा। क्लियर। तो मनोज तो है लायबिलिटी, मनोज लोन अकाउंट डेबिट, मनोज का लोन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, मतलब लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं। 2 70,000 कहाँ डाल रहे हैं हम, मनोज के कैपिटल अकाउंट में। मनोज कैपिटल अकाउंट में 70,000 डाल रहे हैं, क्योंकि मनोज का खाता जो था ना वो माइनस में था, और बचा हुआ 30,000 उसको हम पेमेंट कर दे रहे हैं। लो भैया 30,000 लो, मौज करो। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि मैंने बताया था प्रोसीजर जो है, पहले रिलेशन अकाउंट बनता है, ठीक, फिर लोन वाला ट्रीटमेंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल जब पहले से ही माइनस में पड़ा हुआ है तो फॉर्म बोलेगा ऐसा है कि हमको लोन तो आपको देना ही है, तो हम आपको ना देके आपके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, जो बचा हुआ पैसा वो आप लेके चले जाओ। अब तीसरे में देखो, लोन फ्रॉम मनोज ए पार्टनर 1 लाख, फिर से वही सेम चीज़, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 1,25,000। मनोज को 1 लाख रुपया का हमको पेमेंट करना, हमको मतलब फर्म को, और मनोज का जो कैपिटल है वो ऑलरेडी 1,25,000 से माइनस है, 1,25,000 से ऑलरेडी माइनस है। तो फर्म कहेगा कि ये 1 लाख तो आपके कैपिटल अकाउंट में डाल देता हूँ, जो लोन का रीपेमेंट हमको आपको करना था, फर्म को करना था पार्टनर को, तो हम 1 लाख आपके खाते में डाल दे रहे हैं। बचा हुआ 25,000 का आपका कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी माइनस में, तो 25,000 आप उल्टा और कैश लेके आओ, ठीक। तो मनोज की लायबिलिटी तो खत्म हो गई। मनोज लोन अकाउंट डेबिट कितने का, 1 लाख का, और ठीक है। अब मनोज को बोल दिया गया कि तुम कितना लेके आओ, कैश लेके आओ, कितना, मनोज को क्या बोल देगा, कैश लेके आओ, कितना, 25,000। रुको, कैश कितना लेके आओ, कैश अकाउंट डेबिट 25,000, और फॉर्म जो मनोज को 1 लाख का लोन देना था, 1 लाख का, और मनोज से कैश मंगा लिया, या फॉर्म में कैश आया कितने का, 25,000 का, 1,25,000 उठा के मनोज के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, मनोज के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट 1,25,000 से माइनस था, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल के उसके कैपिटल अकाउंट को अब हम लोग माइनस से हटा देंगे। बात समझ में आया। ये 3 अलग अलग केस, पहले में 1 लाख का लोन था मनोज का, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं, जब पॉजिटिव बैलेंस था कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा 1 लाख का लोन है तुम्हारा, तुम घर लेके चले जाओ, दे दिया। लेकिन दूसरे में यह था कि मनोज का डेबिट बैलेंस था कितने से, 70 से, फॉर्म 1 लाख देना था पार्टनर को, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 70,000 से माइनस था, तो फॉर्म कह रहा है जो तुमको मैं लोन दूंगा, बेटर है 1 लाख का लोन तुमको देना है तो 70,000 तुम्हारे कैपिटल में डाल देता हूँ, और 30,000 तुमको दे देता हूँ एज ए कैश, तुम घर लेके जाओ। लेकिन तीसरे वाले में खेल थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। खेल ये हुआ कि 1,25,000 का, कितने का, 1,25,000 का डेबिट बैलेंस था, और हमको यानी फॉर्म को 1 लाख रुपया देना था, किसको, पार्टनर को, मनोज को। तो बोल रहा है फॉर्म ऐसा है, 1 लाख तो हम तुम्हारे कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं, तुम 25,000 और लेके आओ, दोनों को मिला के मैं तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में डाल देता हूँ। तो फॉर्म के पास कैश आया 25,000, कौन दिया, ये मनोज ही दिया होगा, तो कैश दिया मनोज, और मनोज के कैपिटल अकाउंट में दोनों मिला के हम 1,25,000 डाल दिए, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट माइनस में था, उसको हम क्या कर दिए, नल कर दिए। बात समझा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब कुछ स्पेशल एंट्रीज, बेसिक कंसेप्ट मैंने समझा दिया, अब कुछ स्पेशल एंट्रीज है जिसमें अंकित
Bobby and Karthik were partner in a firm sharing profit in the ratio 4:3:3. ठीक है. The firm was dissolved on 31st March 2018. Pass the necessary generality पास करो for the following transaction. ये सारे following transaction के लिए after the various assets other than cash and bank and third party liabilities has been transferred to realization account. यही होता है ना. मतलब ये कहानी ये बताया गया कि 3 पार्टनर अंकित, बॉबी, कार्तिक, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया गया, फर्म डिसोल्यूशन हो गया, बंद हो गया, ये भी बताया गया, डिजोल्व हो गया, जनरलिटी पास करने के लिए बोल दिया गया इस फॉलोइंग ट्रांजेक्शन का, और ये मानने के लिए बोल दिया गया कि मैंने सारा का सारा एसेट रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. सारा का सारा एसेट मतलब कैश को और बैंक को छोड़ के. यही तो हम करते भी हैं. हम एसेट्स वही एसेट ट्रांसफर करते हैं जो कैश में रियलाइज हो चुके. कैश को तो कभी ट्रांसफर करते नहीं, वही बात बोला. और थर्ड पार्टी लायबिलिटी को भी हमने ट्रांसफर किया. थर्ड पार्टी को ही ट्रांसफर किया जाता है रिलेशन अकाउंट में, फर्स्ट पार्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाता. ये रिलेशन अकाउंट बनाते समय आप लोगों को बताया गया था. ठीक है. पहला केस क्या है? द फॉर्म हैड ए स्टॉक ऑफ 80,000. स्टॉक कितने का बच्चा? 80,000 का. स्टॉक कितने का है? 80,000 का. ठीक है. अंकित टू को 50% ऑफ स्टॉक. अंकित कितना ले गया? 50%. अंकित 50% ले गया मतलब 40,000 ले गया. कोई दिक्कत? एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. डिस्काउंट ऑफ 20%. 40 अगर 20% कितना हो जाएगा? 8,000. यानी कितने में ले गया? 32,000 में. ठीक. वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ 30% कॉस्ट. जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बचा है? 40,000 बचा ना. 80 का आधा अनिल ले गया. 32 नहीं लेंगे हम. 32 नहीं लेंगे. 80 का आधा कौन ले गया? अनिल ले गया. अनिल जब आधा ले जा रहा था, आधा में भी उसने क्या कर दिया? 8,000 माइनस करवा दिया. यानी अनिल कितने में लेके गया? 32,000 में. और जो बचा हुआ रिमेनिंग आधा है वो 30% का प्रॉफिट ही बिका. 30% के प्रॉफिट में, यानी 12,000 में. यानी प्लस 12,000 कितने बिका? 52,000 में. यहाँ तक बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आया कि नहीं? अब इसकी एंट्री क्या बनेगी ये बताओ. अनिल कितना पैसा देगा? अनिल कितना पैसा देगा बताइए. इसकी एंट्री वहाँ बना दूँ या एक काम करूँ, इसको शॉर्ट कर देते थोड़ा सा. दिख रहा आप लोग को? पहले की एंट्री फिर से सुनो. स्टॉक कितने का था? 80,000 का. साफ साफ बोला. थर्ड द फॉर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000. स्टॉक है 80,000 का. अंकित टू कवर 50% ऑफ स्टॉक. अंकित कितना स्टॉक ले गया? 50%. 50% मतलब आधा. 80 का आधा यानी 40. एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. 20% के डिस्काउंट में 40 में से 20% कितना होता है? 8,000. यानी अंकित कितने में लेके जा रहा है? 32,000 में. यानी अंकित का जो खाता है कितने से कटेगा? अंकित के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने से? 32,000 से. कोई दिक्कत? वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% कॉस्ट. जो रिमेनिंग है यानी 40,000 वो 30% का प्रॉफिट ही बिका. 30% यानी कितना हो गया? 12,000. तो 40,000 प्लस प्रॉफिट 12,000 यानी बिका कितने में? 52,000 में. यानी इतना पैसा आया है. डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट. डेबिट कितना आया है? 52,000. अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? स्टॉक लिखेंगे. क्या लिखेंगे? स्टॉक लिखेंगे. स्टॉक कभी मत लिखना. स्टॉक लिख दोगे ना गलती हो जाएगा. यहाँ लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन. रियलाइजेशन कितना हो गया? 84,000. क्यों रियलाइजेशन लिखा आपने? एक बात बताइए, रियलाइजेशन क्यों लिखा? क्यों नहीं स्टॉक लिखा आपने? रीज़न ये है कि हम एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं. क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं. कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट पे. ट्रांसफ़र करने का मतलब अब एसेट्स भी मेरे लिए ख़त्म, लायबिलिटीज़ भी मेरे लिए ख़त्म. जब ख़त्म हो गया, अब जब यहाँ में डाल दिए, हम बताया था ना वसूली खाता है, और वसूली भाई के पास दे दिए, तब एसेट्स भी किसके नाम से जाना जाएगा? रियलाइजेशन के नाम से. लायबिलिटी भी किसके नाम से जाना जाएगा? रियलाइजेशन के नाम से. ये चीज़ बताया था आप लोग को, याद आ रहा है? रियलाइजेशन वाले अकाउंट में. इसलिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे स्टॉक लिख देते हैं. और स्टॉक लिखने का मतलब हो गया तुम्हारा गलती. यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ स्टॉक नहीं होगा, क्या होगा? रियलाइजेशन. रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय बताया भी था, जब एसेट्स को बेचा जाता है तो हम लोग बाई कैश लिखते थे रियलाइजेशन अकाउंट में. कहीं पे लिखा था बाई स्टॉक? नहीं लिखा था. ठीक. आ जाओ सेकेंड पॉइंट में. लायबिलिटी है. अंडर ए सूट ऑफ डैमेज इंक्लूड इन क्रेडिटर्स वाज सेटल्ड एट 32,000 अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइड इन द बुक्स.
टोटल क्रेडिटर्स वर 50,000, टोटल क्रेडिटर कितना है 50,000, लायबिलिटी 50,000 का, ठीक, जिसमें से क्रेडिटर वाज सेटल एट 32,000 अगेंस्ट 13,000, जिसमें से 13,000 वाला क्रेडिटर कितने में सेटल्ड हुआ 32,000 में, यानी बचा कितना, बच गया कितना 37। 13,000 वाला क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर यानी टोटल लायबिलिटी थी कितनी की 50,000 की, ध्यान से समझिएगा, जिसमें से 13,000 का क्रेडिटर हमने कितने में सेटल डाउन किया 32,000 में, ठीक, बचा कितना आपके पास अभी भी 37,000। आपको पता है ना कि लायबिलिटीज के बारे अगर नहीं बोला गया है कि कितने में वो सेटल डाउन हुआ, यानी कितना उसका पेमेंट किया गया, नहीं बताया गया है, तो इसका फुल पेमेंट होता है, फुल पेमेंट होता है, ये बताया गया था आप लोग को। एसेट्स भी अगर नहीं बताया गया कितने में सोल्ड हुआ तो फुल सोल्ड होता है, बट इनटेंजिबल एसेट्स की बात अगर की गई है, इंटेंजिबल एसेट की बात नहीं की गई, अगर मान लो गुडविल है उसका कितने में बेचा गया नहीं बताया गया तो उसकी वैल्यू नहीं लिखी जाती। वही लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का, उसके बारे में नहीं बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिका, तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख में बिका, बताए थे, तो लायबिलिटी का सेम कैसे, बात समझ में आया। अब बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्या एंट्री बनेगी बताइए। फर्म के पास से पेमेंट करना पड़ा, एक तो तुम्हारा कितने का 32,000 का, और दूसरा पेमेंट कितना करना पड़ा 37,000 का, टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा 69,000 का। फर्म के लिए तो खर्चा है ना। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पैसा जा रहा 69,000, यहाँ पे हम लायबिलिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद लायबिलिटी का अपना आइडेंटिटी खत्म हो गया था। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आ जाओ तीसरे में, बॉबी सिस्टर लोन्स। बॉबी कौन है, बॉबी तो पार्टनर है, लेकिन बॉबी की बहन ने लोन दिया था 20,000 का, वाज पेड ऑफ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 2,000। तो भैया बॉबी की बहन ने लोन दिया तो ये तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ना, हमने पे कर दिया, क्या एंट्री होगा, वो भी कितना पे किया 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना 2,000, यानी कुल पेमेंट कितना किया 22,000, एंट्री सेम ही होगा इसका भी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कितना 22,000। हाँ, अगर ये बॉबी का लोन होता तो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी हो जाती, क्या हो जाती फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, ठीक। उसका लोन अकाउंट का सेटल डाउन अभी सिखाया था कैसे करना था, सिखाया था आप लोग को, क्लियर है। कार्तिक लोन 12,000 वाज सेटल एट 12,500, कार्तिक का लोन, कार्तिक कौन है पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन 12,000 का जगह हमने कितना दिया 12,500, कार्तिक लोन दिया था 12,000 का, और 12,000 का जगह कितना पेमेंट करना पड़ गया 12,500, कितना 12,500। ये बताओ कार्तिक के लोन कितना था 12,000 का, तो कार्तिक का लोन तो आपने खत्म कर दिया, कार्तिक का लोन खत्म हुआ तो डेबिट साइड में आ जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो गया। फर्म से पैसा कितना गया 12,500, 500 तो नुकसान हुआ ना, 500 नुकसान हुआ तो कहाँ चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट पर, 500 नुकसान हुआ तो कहाँ चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब आ जाओ रविशंकर, क्या है ये रविशंकर मधुर वेयर पार्टनर, ठीक है, रविशंकर मधुर वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 7:2:1, रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है। 31/5/2018 को फॉर्म बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स, एसेट ट्रांसफर हो गया, अदर देन कैश एंड कैश एट बैंक, ये तो ट्रांसफर होता ही नहीं पहली बात। थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में, जब एसेट ट्रांसफर हो गया लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया तो अब एसेट्स को एसेट्स के नाम से नहीं जाना जाएगा, एसेट्स को रियलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा, एंड लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है, डेटर अमाउंट वाज 1,40,000, डेटर कितने का है 1,40,000 का, वर हैंडेड ओवर टू ए डेब्ट कलेक्शन एजेंसी, एक जैसे हमने किसी को दे दिया, ऐसा कोई एजेंसी उसको दे दिया भैया ये मेरे 1,40,000 का है उधारी, ये आप रिकवर करके लिया, एक रिकवरी एजेंट को दे दिया, किसको दे दिया रिकवरी एजेंट को, विच चार्ज 5% कमीशन, जिसने कितना कमीशन काट लिया 5%, तो इसका 5% कितना होगा 7,000, 5% कितना होगा 7,000, 7,000 कमीशन ले लिया, ठीक है। द रिमेनिंग डेटर्स वे 47,000, आउट of which data of 77 could not be recovered because the same became insolvent। जो रिमेनिंग था 47, जिसमें से कितना मिला हमको 17,000, और बाकी रिकवर्ड नहीं हो पाया, तो रिमेनिंग 47 था जिसमें 17,000 नहीं मिला, यानी मिला कितना 30,000।
ध्यान से समझिएगा। 1,40,000 में 7,000 कमीशन दे दिया तो यहाँ कितना मिल रहा है आपको 1,33,000, और बाकी रिमेनिंग डेटा कितना बोला 47,000, जिसमें से बस 17,000 ही रिकवर हो पाया। कुड नॉट बी, अच्छा 17,000 रिकवर्ड नहीं हो पाया, ठीक है 17,000 रिकवर्ड नहीं हो पाया बिकॉज द सेम बिकम इंसॉल्वेंट। अब बताओ 17,000 रिकवर नहीं हो पाया तो कितना पैसा आया 30, यहाँ से कितना आया 1,33,000, यहाँ से कितना आया 30,000, टोटल पैसा कितना आ गया 1,63,000। अब एजेंसी को जो पैसा हमने दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो हम एंट्री पास नहीं करेंगे एजेंसी को मैंने 7,000 दिया। एसेट्स को बेच के जितना पैसा आ रहा है वो लिख दो, उसके लिए तुमने बाहर वालों को क्या पैसा दिया उससे मतलब नहीं। हाँ किसी पार्टनर को डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस देते तो वो भले राइट डाउन करते, लेकिन ये किसी फॉर्म किसी अदर पार्टी को हमने पैसा दिया, लो भैया तुम 7% 1,40,000 का उधारी निकालो, जिसमें से तुमको मैं कितना कमीशन दे दूंगा, कितना कमीशन दूंगा 5% का, तो 1,40,000 का वो लेके आया पैसा, जिसमें से 7% कमीशन दे दिया, यानी कि पैसा आया कितना पास 1,33,000, ठीक कितना आ गया 1,33,000। अब बोला गया उसके बाद द रिमेनिंग डेटर ऑफ 47,000, उसके अलावा भी 47,000 का डेटर था जिसमें से 17,000 रिकवर नहीं हो पाया। 17,000 नहीं आया तो कितना आया 30,000, तो 30,000 आया, तो 1,33,000 तो पहले से मिल गया, 30,000 फिर मिल गया, यानी पैसा आया कितना हमारे पास 63,000। पैसा कितना आ गया हमारे पास 63,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो बस पैसा आने से मतलब 1,63,000 पैसा आया है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट पॉइंट नंबर 1 का 1,63,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,63,000। क्लियर। सेकेंड वाला, अब क्रेडिटर है कितने का 5,000 का क्रेडिटर है, वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द केन, कितना पे कर दिया हमने 3,500 पे कर दिया, यानी कितना पेमेंट नहीं किया 1,500, ठीक कितना पेमेंट नहीं किया, ये फायदा नुकसान हमको जोड़ना नहीं है, ठीक है। द बैलेंस क्रेडिटर वे 100 ओवर स्टॉक ऑफ 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम 95,000। एक बैलेंस क्रेडिटर था और क्रेडिटर था कितने का 90,000 क्रेडिटर था, जिसको हमने क्या दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ 95,000। ये सब पढ़ो, द बैलेंस क्रेडिटर वेर 100 ओवर स्टॉक ऑफ 90,000, सॉरी, ठीक है। एक और क्रेडिटर था कितने का 95,000 का, इसको हमने 90,000 का क्या दे दिया स्टॉक दे दिया, 90,000 का क्या दे दिया स्टॉक दे दिया फुल सेटलमेंट में, यानी 95 का उसकी उधारी थी, हम 90,000 दे के पूरा कहानी खत्म कर दिए, अपनी लायबिलिटी अपना ही एसेट दे के चुका लिए। तो इसमें कोई एंट्री बनता बच्चा नहीं बनता, जब अपना ही लायबिलिटी हम अपने एसेट दे के चुका रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट का कोई एंट्री यहाँ पे नहीं बना। क्या एंट्री बना, रियलाइजेशन आएगा क्या यहाँ पे, रियलाइजेशन की कोई एंट्री है ही नहीं, रियलाइजेशन की एंट्री होगी नहीं। क्लियर है बच्चा। तो ये बताइए आपने 5,000 का जगह आपने पेमेंट कितना किया 3,500, तो रियलाइजेशन अकाउंट यानी फॉर्म का खर्चा कितना हुआ 3,500, लायबिलिटी खत्म हो गई 3,500 की, तो डेबिट साइड में 2 फॉर्म से क्या जा रहा है पैसा जा रहा है कितना 3,500। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए पॉइंट नंबर 3, रवि एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन, रवि ने एग्री कर लिया कि मैं पूरा का पूरा रियलाइजेशन दूंगा फॉर हिज सर्विस। रवि वाज एग्रीड टू पे 10,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रवि वाज 8,000। अब बताओ रवि बोला कि मैं पूरा का पूरा जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं फॉर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। जब जिम्मेदारी उसने लिया और रवि को कितना पेमेंट किया जा रहा है 10,000, ठीक, और एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 8,000। अब 2,000 वो बचा लिया, उससे फॉर्म को कोई मतलब, फॉर्म को तो ये मतलब फॉर्म कितना दे रहा है 10,000, फॉर्म को ये मतलब है कि फॉर्म का खर्चा कितना है, फॉर्म का खर्चा है कितना 10,000, ये 10,000 किसको दे रहा है रवि को, कितना 10,000 किसको दे रहा है रवि को 10,000। अब रवि उसमें से पैसा बचा ले उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ उससे ज़्यादा खर्चा आ जाएगा तो रवि को पैसा अपने घर से लाके देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक, बहुत नया चीज़ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से कहानी एकदम विपरीत हो गई, एकदम चेंज हो गई है, खत्म काम, बहुत नया चीज़ आ रहा है कि नहीं। PQ were partner in the firm, past journal entries for the following transaction on dissolved of the firm after various assets and external liabilities have been transferred to realization। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, उसकी बात है। X
एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, उससे कोई मतलब है क्या? नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। अचानक से आ गया आपके पास, आपको पे करना पड़ेगा। कितने का? 10,000 का। वॉज पेड बाय पार्टनर पी एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। यह अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी? फर्म की जिम्मेदारी है ना, फर्म पे करेगा। लेकिन फर्म की जगह किसने पे कर दिया? पी ने। अब फर्म क्या करेगा? फर्म पैसा किसको देगा? फर्म को पेमेंट करना था क्रेडिटर को, लेकिन फर्म ने नहीं पेमेंट किया। पेमेंट किया किसने? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पी ने। तो फर्म पैसा किसको देगा? पी को देगा, है कि नहीं? खर्चा तो किसकी थी? पार्टनर की थी। सॉरी, फर्म तो खर्चा फर्म पार्टनर फर्म का था। आ जाएगा इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब देख लो क्या कितने का? 10,000 का, 20% डिस्काउंट में, यानी 2,000, यानी 8,000 रुपये। फर्म का खर्चा कितना है? 8,000 रुपया। फर्म को पेमेंट करना था, लेकिन फर्म ने पेमेंट नहीं किया। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कर दिया? पार्टनर पी ने। अब फर्म क्या करेगा? पैसा किसके खाते में डालेगा? पी के खाते में। अगर फर्म पेमेंट करता तो यहाँ पे होता रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, वाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, एक और क्रेडिटर आ गया, अनरिकॉर्डेड था। अनरिकॉर्डेड उससे कोई मतलब नहीं है, पेमेंट तो करना पड़ेगा। टू कवर कंप्यूटर एट 30,000, कंप्यूटर ले लिया कितने का? 30,000। बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश। अब सुनो, क्रेडिटर कितने का था? 25,000 का। उसने कंप्यूटर ले लिया, लायबिलिटी के बदले उसने क्या ले लिया? एसेट्स ले लिया। कितने का? 30,000 का। ज़्यादा ले लिया ना? कितना ज़्यादा ले लिया? 5,000 का। बैलेंस वॉज पेड बाय हिम कैश, वो बैलेंस जो है ना 5,000 वो कैश से पे करके जा रहा है। कौन? पार्टनर। 25,000 की उधारी थी, 25 के बदले उसने 30 का सामान ले लिया, तो 5,000 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। 5,000 फर्म को मिलना है, 5,000 फर्म को मिलना है। किससे मिलना है? वाई से। किससे? वाई से। ठीक, वाई कौन है? एक क्रेडिटर है। ठीक, तो फर्म के पास तो पैसा आ रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। कितना आएगा? 5,000। रियलाइजेशन अकाउंट में फायदा हो रहा है 5,000 का। बात समझ में आया कि नहीं आया? अनदर कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 एंड अ गुडविल ऑफ 10,000। एक कंप्यूटर है 25,000 का और गुडविल है कितने का? 10,000 का। वेर अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट बट नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन वॉज गिवन रिगार्डिंग दिस आइटम। इसके बारे बैलेंस शीट में तो अपेयर कर रहा था, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया, क्वेश्चन ने बोला गया सब ट्रांसफर हो गया। अब इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो अब यह बताओ इन दोनों में से कौन सा टेंजिबल है? ये टेंजिबल है और ये है तुम्हारा इनटेंजिबल। मैंने पहले बताया था टेंजिबल एसेट्स के बारे में नहीं बताया कि कितने में रियलाइज हुआ, तो वो पूरा का पूरा बुक वैल्यू में रियलाइज हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ इनटेंजिबल, इनटेंजिबल के बारे में नहीं बताएगा कितने में रियलाइज हुआ, इसका मतलब वो रियलाइज हुआ ही नहीं, यानी बिका ही नहीं, उससे कोई पैसा नहीं आया। यानी गुडविल से कोई पैसा नहीं आया, पैसा किससे आया? बस कंप्यूटर से। ठीक, तो तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा? पैसा आ रहा किससे? बस किसको बेच के? कंप्यूटर को बेच के। कितने का है? 25,000 का। तो रियलाइजेशन कितना? 25,000। आप रियलाइजेशन अकाउंट में इसी साइड लिखते हैं ना, इधर एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, इधर लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, इधर लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, पे ऑफ करते हैं ना, पेड ऑफ करते हैं, इधर एसेट्स रियलाइज करते हैं, एसेट रियलाइज करते हैं। ये लिखते हैं ना, बाई कैश जो भी आया 25,000, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक, तो वही रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? ए क्रेडिटर टू हुम 10,000 वेर टू बी पेड, क्रेडिटर था जिसको कितना पे करना था? 10,000। एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 50,000 इन फुल सेटलमेंट। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब वो एसेट जो बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं था और जो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुआ था। मैंने बताया था कि अचानक से एसेट दिख रहा है, एसेट्स है, बेचो, पैसा लाओ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने क्रेडिटर का 10,000 जो उधारी था 10,000, उसको एक अनरिकॉर्डेड एसेट देकर सेटल डाउन कर दिया, यानी अपनी लायबिलिटी को अपना ही एसेट देख के आप सेटल डाउन करते हैं, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं बनता है, नो एंट्री। क्या बनेगा? नो एंट्री। बात समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 5 देखिए, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 35,000 was given to an unrecorded creditor of 30,000 in settlement of his claim
क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। अरे 35 टू है, क्रेडिटर ऑफ 50,000 होगा, ये 50,000 है, रुपीज़ 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम एट ₹30,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश। मतलब यह है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कितने का है? 35,000 का। अचानक से एसेट दिखा जो कि लिखा हुआ नहीं था, चलो ठीक है। गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी आ गया, ऐसा एक क्रेडिटर आ गया, कितने का? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने का आ गया? 50,000 का। इन सेटलमेंट ऑफ इस क्लेम एट 30,000, यानी इस अनरिकॉर्डेड एसेट जो 35,000 का है, ये हम उसको दे के, जो 50,000 की लायबिलिटी थी मेरी, अपना एसेट दे के 35,000 का था, लेकिन वो 30,000 माना, वो 30,000 क्लेम मान लिया, यानी बचा कितना का? 20,000 का। बात समझ में आया कि नहीं आया? एसेट था मेरे पास 35,000 का, लायबिलिटी कितने का था? 50,000 का। क्वेश्चन गड़बड़ है, लायबिलिटी कितने का था? 50,000 का, और वो लायबिलिटी जो 50,000 का वो कितने में सेटल्ड हुआ? 30,000 में। यानी 35,000 का एसेट उसको दिए, वो कितना माना? 35,000 का एसेट का वैल्यू कितना माना? 30,000। तो 50 में तो 30 पे हो गया एसेट से, यानी एसेट्स आपने पे किया, लायबिलिटी इसकी तो कोई जनरलिटी पास नहीं होगी, बस ये कितना? 20,000। तो 20,000 तो आप पे करेंगे कैश से। पॉइंट नंबर 5, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे करेंगे? 20,000। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? फिर सुन लो, 35,000 का एसेट्स है आपके पास, कितने का एसेट्स है? एसेट्स है आपके पास 35,000 का, लायबिलिटी कितने का आ गया? 50,000 का। तो जब हम अपना एसेट दिए इसको 50,000 के लिए, तो वो 35,000 के वैल्यू को उसने 30,000 माना, तो 50 में 30 कट गया, अब बचा कितना? 20 का तो हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन जब अपना ही एसेट है कि अपनी लायबिलिटी चुका रही, इसकी कोई जनरलिटी पास होगी? इसकी कोई जनरलिटी पास नहीं होगी, नो एंट्री। पॉइंट नंबर 6, पीस लोन वाज अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट 50,000। पी का लोन था जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपीयर करता। लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा मतलब फर्म ने लोन लिया है कि फर्म ने लोन दिया है, ये बताइए आप पहले। लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है, कहाँ से अपीयर कर रहा है बच्चा? लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पे कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? लायबिलिटी साइड में। एक एसेट साइड में पे कर सकता है, ठीक। यहाँ लायबिलिटी की बात कर रहा है कौन? पी, पीस लोन अकाउंट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पे कर रहा है, यानी फर्म की लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी है, मतलब फर्म ने लोन लिया है, अब फर्म उसको पैसा चुकाएगा, किसको? पी को, ठीक। किसको चुकाएगा? पी को। अब देखो क्वेश्चन पूरा। He accepted an unrecorded assets of ₹40,000 at 35,000। 40,000 का एसेट्स उसने 35,000 में मान लिया, ठीक। एंड द बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश। देखो पहली बात ना, ये पी का लोन ना, पी का लोन तो हमको परमानेंटली खत्म करना है। क्या करना है? परमानेंटली खत्म करना है, ठीक है। जब परमानेंटली खत्म करना है, इसको रब कर देता हूँ, कम करता हूँ, ठीक है। पी का लोन क्या करना है? हमको परमानेंटली खत्म करना है, ठीक है। तो पी का लोन है कितना? पी तो पार्टनर है, पी का लोन है कितना? 50,000 का। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अपना एसेट देख के लायबिलिटी चुकाने वाला कहानी नहीं आएगा, क्योंकि वो कौन सी लायबिलिटी थी? वो बाहर की लायबिलिटी थी, ये इनसाइडर लायबिलिटी है, ठीक है। तो 50,000 का लायबिलिटी था पी का, फॉर्म पैसा देता पी को, कितना? 50,000। लेकिन पी ने एक्सेप्ट कर दिया एक एसेट्स जो कि 40,000 का था, 35,000 में एक्सेप्ट कर लिया। कितने में एक्सेप्ट कर लिया? 35,000 में, ठीक। 35,000 का एसेट्स मान लिया। अब 15,000 उसने क्या ले लिया? कैश, 15,000 का कैश। अब ये जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमने अपना एसेट देख के लायबिलिटी चुकाया, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाली लायबिलिटी बाहर की लायबिलिटी थी, ये फर्म की लायबिलिटी है। फर्म तो उसका पूरा का पूरा लोन क्लोज डाउन करेगा ना, पूरा का पूरा क्या करेगा? लोन को क्लोज डाउन करेगा, 50,000 को। तो यानी पॉइंट नंबर 6, पी का लोन अब खत्म हो रहा है, लोन खत्म हो रहा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। पूरा का पूरा 50,000 का लोन हम खत्म करने जा रहे हैं, जिसके बदले में एक तो हमने कैश दिया, कितने का? कैश दिया हमने 15,000 का, अब 35,000 का एसेट दिया, जिसको हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एसेट्स जब भी रियलाइजेशन में जाता है तो उसकी नाम बदल जाती है। क्या हो जाता है उसका नाम? रियलाइजेशन। वैसे तो ये एसेट तो गया नहीं सर, आप तो ये कहेंगे कि वो एसेट तो गया नहीं, तब भी तो वो रियलाइजेशन ही होगा। क्या होगा बच्चा? रियलाइजेशन। बात समझ में आया? क्लियर है?
देखो बाहर वालों की लायबिलिटी चुका रहे हैं हम अपना एसेट देख के, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन अंदर वालों की लायबिलिटी जो चुका रहे हैं उसमें हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लोन क्लोज करोगे ना। अब मान लो 35,000 हम नहीं लिखते हैं, मान लो तुमको अब डाउट हो रहा है, तो मान लो कि अब हम 35,000 नहीं लिखते हैं, तुम ये बोलो कि सर 35,000 का तो हमने अपना ही एसेट देख के लायबिलिटी चुकाया, तो 35,000 नहीं लिखते हैं। ठीक, आपने जब लोन लिया था पी से, तो उसकी एंट्री आपने क्या बनाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू पीस लोन लिखा था कि नहीं लिखा था? इसमें रियलाइजेशन का कोई वर्क है नहीं ना। मान लो 50,000 आया, पैसा आया 50,000 और पी का लोन लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट साइड में लीजिए कितना 50,000। अब आप जब क्लोज करने जा रहे हैं, पेमेंट करने जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा लायबिलिटी कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप बोलते हो कि चलो अपना ही ऐसे देख के अपनी लायबिलिटी चुका रहे हैं, तो इसकी एंट्री ये नहीं होनी चाहिए सर, उसका कोई नो एंट्री होना चाहिए था। आपको ये लिखना था कि पीस लोन अकाउंट डेबिट, बस जितना कैश दिया उतना लिख दो। तो कितना हम दिया 15,000 लिखते, तो क्या पी का लोन अकाउंट क्लोज होता? पी के लोन में 50,000 दिखता है साफ साफ, पी के लोन अकाउंट में 50 में से कितना गया, बस 15 गया, यानी अभी बैलेंस कितना दिखता? 35,000 का बैलेंस दिखता। मतलब ये होता कि 35,000 अभी तक हमने पी को दिया ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि इस वाले में ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं पास करना है। ये तो लोन आने का एंट्री, ये तो आप जब लोन लिए होंगे तब का एंट्री है, ठीक है। फिलहाल हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, तो ये वाला एंट्री पास नहीं होगा। ये वाला मतलब कि ये मत सोचिएगा कि अपना ऐसे देखिए लायबिलिटी चुका दी तो इसकी कोई एंट्री पास, नो एंट्री, ऐसा कुछ नहीं। एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा पी का लोन खत्म करना है। तो पी का लोन खत्म करने के लिए 50,000 फॉर्म से गया, एसेट्स 35,000 का, पैसा गया कितना 15,000। बात समझ में आया? बाहर की लायबिलिटी को आप अपना एसेट देकर चुकाते तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन इनसाइडर लायबिलिटी को आप एसेट देकर चुकाते हैं तो उसको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया बच्चा? क्लियर हो गया? ये था आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री। आई थिंक 1 घंटे की वीडियो बन गई है, लेकिन ये 1 घंटे की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला, क्योंकि जनरल एंट्रीज तो आना ही आना कंफर्म है। 3 सेट होगा, किसी में रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया होगा फॉर्मेट में, किसी में 2 में तो आपको पक्का है जनरल एंट्रीज ही आएगा, रियलाइजेशन के अकाउंट की जनरल एंट्रीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्रीज, रेम्यूनरेशन वाले जनरल एंट्रीज, नो एंट्री वाले जनरल एंट्रीज, और ये जो स्पेशल जनरल एंट्रीज बताए इनमें से। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।